न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? तो दिस इज लॉन्ग चेन कंडेंसेशन पॉलीमर दैट इज प्रेजेंट एट हाई कंसंट्रेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल काइंड ऑफ सेल्स। तो किसके किसके सेल में? तो प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑल द एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। न्यूक्लिक एसिड का इस्तेमाल क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन ह्यूमन बीइंग्स और इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो जवाब दोगे कि न्यूक्लिक एसिड सेल रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। कितने तरह का न्यूक्लिक एसिड? तो दो तरह का न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। जब हम लोग जान रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड कंडेंसेशन पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या होगा? तो न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड भी तीन अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या चीज? तो फास्फोरिक एसिड, 5 कार्बन शुगर जो कि होता है राइबोज आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोज डीएनए में, और तीसरा हिस्सा जो होता है दैट वन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस, जो कि दो तरह से हम लोग बांटते हैं। एक प्यूराइन डेरिवेटिव जिसमें भी दो होता है, एडेनिन और गुआनिन, और दूसरा pyrimidine डेरिवेटिव जिसमें भी तीन होता है, थाइमिन, यूरासिल और साइटोसाइन। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। तो बच्चों इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि दो लेवल में पढ़ा जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर आप लोगों ने प्रोटीन के सारी वीडियोस को देखा होगा तो वहां पर भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम लोग 4 अलग अलग लेवल में प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो भी होता था प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन किस मोनोमर से मिलकर बना होता था? तो अल्फा एमिनो एसिड। तो जस्ट वही कुछ हम लोग न्यूक्लिक एसिड के केस में भी देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर का नाम हो जाता है अल्फा एमिनो एसिड के बजाय न्यूक्लियोटाइड, और वहां पर अल्फा एमिनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता था किस बॉन्ड से? तो पेप्टाइड लिंकेज से। यहां पर न्यूक्लियोटाइड जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है दैट वन इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाता है तो उसे ही हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्या चीज का? न्यूक्लिक एसिड का। और उसके बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड में वही हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहां पर टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग हेडिंग देकर लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और वहां पर इस हेडिंग के नीचे आप लोग लिखो कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज स्टडीड इन द फॉलोइंग 2 लेवल्स। और वहां पर आप लोगों को लिखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा जो है दैट वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इतना लिखने के बाद दोबारा से आप लोग हेडिंग दो और उसमें लिखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब बच्चों हम लोग जानते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के प्राइमरी स्ट्रक्चर को जानने के पहले हम लोग सब जान लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड तो बच्चों मोनोमर होता है न्यूक्लिक एसिड का। तो वाजिब है जब बहुत सारे मोनोमर को हम लोग कंडेंस करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। तो वहां पर जो हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर सीखते हैं उसको जानने के पहले हम लोग न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होता था वहां पर 3 हिस्सा होता था। वो क्या क्या? 5 कार्बन शुगर, ये हम लोग 5 कार्बन शुगर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दूसरा हिस्सा जो होता था दैट वन इज फास्फोरिक एसिड ग्रुप, और तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस। जैसे हम लोग ये 5 कार्बन शुगर बना रहे हैं डीऑक्सी राइबोज का, ये क्या चीज है बच्चों? OH, H, और ये जो है CH2, OH और H। दिस कंपाउंड इज डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि यहाँ पर OH नहीं है। अगर इस जगह पर OH होता तो ये क्या हो जाता? राइबोज। अब यहाँ पर इसका नंबरिंग जब करते हैं तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश इस तरह से करते हैं। और मैंने सिखाया था आप लोगों को यहाँ पर डैश इस वजह से लगाते हैं क्योंकि पेरेंट चेन हम लोग मानते हैं यहाँ पर जो बेस मौजूद होगा उसको, तो यहाँ पर बेस नंबरिंग को इस शुगर के नंबरिंग से डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां पर हम लोग डैश यूज कर लेते हैं। यहां पर जो OH है पहले वाले कार्बन
पर यही OH हटकर यहाँ पर कोई बेस जो है वो कंडेंस हो जाता है। बेस जो हो सकता है क्या क्या हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है, साइटोसाइन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, यूरासिल यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हम लोग लिख रहे हैं। और यहाँ पर जो ये OH है, ये OH हटकर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता था इस तरह से, P डबल बॉन्ड O O-, और यहाँ पर भी O-। ओके स्टूडेंट, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो और समझो तो यही जो है स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। अब हम लोगों को सीखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग किसे बोलते थे, जिसमें कि बहुत सारा अल्फा अमीनो एसिड एक डिफिनिट ऑर्डर या डिफिनिट सीक्वेंस में कंडेंस होता था। जस्ट वही बात कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़कर बना होगा। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में कंडेंस होगा। अलग अलग न्यूक्लियोटाइड में अंतर क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप और सुगर तो सब में एक ही जैसा होगा, बेस सब में अलग होगा। और किसी पर्टिकुलर डीएनए या आरएनए में कितने तरह का बेस हो सकता है, 4, 1 2 3 4। तो यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो भी कुल मिलाकर कितना होगा, 4। लेकिन क्या 4 ही न्यूक्लियोटाइड आपस में कंडेंस होगा, नहीं, ये 4 न्यूक्लियोटाइड आपस में कंडेंस होगा सम डेफिनेट ऑर्डर में। जैसा कि वहां पर प्रोटीन में कुल मिलाकर 20 ही अल्फा अमीनो एसिड होता था, लेकिन क्या 20 ही अल्फा अमीनो एसिड कंडेंस होता था क्या, नहीं, वो 20 अल्फा अमीनो एसिड एक डेफिनेट ऑर्डर में कंडेंस होकर हजारों हजार अल्फा अमीनो एसिड का एक चेन प्रोड्यूस करता था, जिसे कि हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते थे। बस वही जानो बच्चों कि ये जो न्यूक्लियोटाइड का जिसमें कि बेस अलग अलग होगा, जो कि 4 ही तरह का हो सकता है, तो ये बेस अलग अलग होने के वजह से जो एक स्ट्रेट चेन पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल बनेगा उसे ही हम लोग नाम दे देंगे क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसको कि हम यहां पर बनाकर दिखा भी रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे यहां पर, अदरवाइज यहां पर बोर्ड में आएगा नहीं। इस वजह से आप लोग ध्यान से देखना, यहां पर विजुलाइज करो आप लोग कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, मान लेते हैं यहां पर इधर किसी और से जुड़ा है, OP डबल बॉन्ड O, इधर मान ले आयनाइज नहीं हुआ है, OH है, यहाँ O है, इधर क्या है बच्चों CH2 ये वाला, और इस CH2 से ये H है, और हम लोग यहाँ पर बना दे रहे हैं बच्चों ये 5 कार्बन सुगर। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, H OH H और यहाँ H, चूंकि डीएनए का लिख रहे हैं, अगर आरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर लिखते तो यहाँ पर OH होता और यहाँ H और यहाँ कोई बेस अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ बेस 1 लिख देते हैं। बेस 1 करने का मतलब उन चारों में से कोई पर्टिकुलर बेस है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब जो होता है दूसरा न्यूक्लियोटाइड कहां पर कंडेंस होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप कंडेंस हुआ था 5' पर, इस कार्बन को हम लोग क्या नाम देते हैं 5'। तो दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड कंडेंस होगा वो 3' पर कंडेंस होता है। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ कहां पर कंडेंस होता है 3' पर, तो 3' पर कंडेंस होगा तो यहां से H हट गया और ऐसा ही ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगा, P डबल बॉन्ड O OH, और ये फिर से O CH2H और ये O ऐसा ऐसा ऐसा, ध्यान से देखना HH H OH, और इस जगह पर H और यहाँ पर कोई बेस होगा, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर बेस 2 लिख देते हैं, क्लियर है। अब जो है फिर से तीसरा न्यूक्लियोटाइड कहां पर जुड़ेगा, इस 3' कार्बन पर, तो यहाँ पर फिर से एक ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O OH और ये ऑक्सीजन और यहाँ पर CH2 और उसके बाद ये H है और यहाँ ऑक्सीजन, ये है सुगर का स्ट्रक्चर हम लोग लिख दे रहे हैं, दिस इज बेस 3 H H H H और यहाँ O, फिर से P डबल बॉन्ड O OH और ये O CH2H और ये जुड़ा हुआ रहेगा किसी 5 कार्बन सुगर से, H OH H H और ये ऐसे H, यहाँ पर कोई और बेस 4 है मान लेते हैं, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे चलता चला जाएगा। अगर ये वाला हिस्सा कट जा रहा है तो आप लोग इमेजिन कर लेना जस्ट यही चीज यहाँ पर चलता चला जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो पॉलीमेरिक चेन बना,
इस पॉलीमेरिक चेन को ही बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें अंतर क्या है, यहाँ बेस का एक डेफिनेट सीक्वेंस होगा, है कि नहीं बच्चों। ये जो यहाँ पर नया बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ओके, और ये एक तरह से कैसा बॉन्ड है, फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड है। ये जैसे कि ईस्टर होता है ना, CO डबल बॉन्ड हो, जैसे ईस्टर के लिए क्या होता है, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर जो होगा, इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ईस्टर। इधर भी कार्बन का चेन है, इधर भी कार्बन का चेन है, तो यहाँ पर फॉस्फेट ईस्टर किसे बोलेंगे, इधर कार्बन हो, इधर ऑक्सीजन, यहाँ पर P डबल बॉन्ड O जैसा कुछ हो, तो इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, फॉस्फेट ईस्टर। तो इसे हम लोग फॉस्फेट ईस्टर भी बोल देते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 ही लिखा है, लेकिन जब आप लोग अपने कॉपी में इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को नोट डाउन करोगे तो आप लोग अपने तरीके से एक फ्रेश पेज लोगे, यानी कि एक नए पेज में शुरू से लेकर अंत तक, ऊपर से नीचे तक कम से कम 7-8 ऐसा न्यूक्लियोटाइड आ जाना चाहिए, छोटा छोटा। और वहां पर जब आप लोग बेस का सीक्वेंस लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बेस 1, बेस 2, बेस 4, बेस 1, बेस 2, बेस 2, बेस 2, 2 बार भी 3 बार भी साथ साथ आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में ये जो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में कंडेंस होता है, उसमें बैकबोन क्या होगा। तो यहां पर बैकबोन कहने से मतलब जाता है कि रीढ़ की हड्डी जैसा कुछ। तो बैकबोन यानी कि इस स्ट्रक्चर में मेन चेन जो है वो क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, सुगर, फॉस्फोरिक एसिड, सुगर, फॉस्फोरिक एसिड, सुगर, फॉस्फोरिक एसिड, सुगर। तो बैकबोन जो होता है वो फॉस्फेट सुगर चेन होता है। क्लियर है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस चेन में सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप है और सुगर है। इस चेन में बेस का कोई रोल नहीं है। बेस जो है चेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं, बेस जो है सिर्फ एक सीक्वेंस प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि अगर बेस नहीं रहता तो सब एक जैसा ही रिपीटिंग यूनिट जैसा देखने को लगता। बेस जो अलग अलग होता है, तो बेस अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर एक सीक्वेंस क्रिएट होता है जो कि अलग अलग न्यूक्लिक एसिड में अलग अलग होता होगा। जैसे कि हमारे बाल का जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा, यदि कोई रैबिट के बाल का डीएनए मॉलिक्यूल होगा, तो बताओ तो दोनों में जो बेस सीक्वेंस होगा वो सेम होगा कि अलग अलग? बिल्कुल अलग। न्यूक्लिक एसिड बदला तो ये बेस का सीक्वेंस जो है वो भी अलग अलग होते चले जाएगा और बदलते चले जाएगा। और यही तो आइडेंटिटी होता है क्या चीज का, न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम लोग फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। आगे हम लोग समझेंगे उन चीजों को। अभी आप लोग जानो कि बैकबोन जो होता है उसमें से फॉस्फेट ग्रुप और सुगर होता है, जिसमें कि अटैच होता है बेसेस, जो कि आइडेंटिटी प्रोड्यूस करता है उस पर्टिकुलर प्राइमरी स्ट्रक्चर को। ओके, अब आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो बैकबोन क्रिएट होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का, वहां पर कौन कौन सा कार्बन जो है शुगर का इन्वॉल्व होता है। तो आप लोग गौर करो, शुगर के 5वें कार्बन और तीसरे कार्बन से अटैचमेंट होता है कि नहीं? 5वां कार्बन और तीसरा कार्बन, मतलब इधर से अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग गौर करो, इधर से जा रहे हैं तो ये 5वां कार्बन आया, फिर चौथा तीसरा कार्बन आया, फिर ऐसे गए हैं तो फिर 5वां, चौथा तीसरा, 5वां, चौथा तीसरा, 5वां, चौथा तीसरा, इस तरह से आ रहा है। यानी कि सिर्फ अटैचमेंट जो होता है वहां पर 5' और 3' इन्वॉल्व होता है। अब अगर आप लोगों को ये बेस का सीक्वेंस लिखना है आइडेंटिटी ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए, इस बेस का सीक्वेंस जब आप लोग लिखोगे तो आप इस साइड से भी लिख सकते हो और इस साइड से भी लिख सकते हो। कंफ्यूजन है ना? आप लोग कैसे लिख सकते हो? 5' साइड से 3' साइड की तरफ भी बेस का सीक्वेंस लिख सकते हो। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एडेनिन है, ओके, उसके बाद थाइमीन है, उसके बाद साइटोसाइन है, उसके बाद फिर से साइटोसाइन है, फिर ग्वानिन है, फिर एडेनिन है, फिर थाइमीन है। इस तरह से मान लो बेस सीक्वेंस लिखें तो ये बेस सीक्वेंस जो है इस साइड से रीड करोगे तो आएगा एडेनिन, थाइमीन, साइटोसाइन, साइटोसाइन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमीन। लेकिन अगर नीचे से अगर आप लोग काउंट करो तो नीचे से काउंट करोगे तो क्या आएगा? थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइन, साइटोसाइन, थाइमीन और एडेनिन। तो ये जो नीचे से अगर हम लोग बेस को काउंट करेंगे तो यहां पर हम लोगों को लिखना होगा 3' to 5'। यहां पर नीचे और ऊपर नहीं होता, क्योंकि कॉपी में या फिर बुक में तो हम लोग
ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उल्टा कर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब हम लोग बेस सीक्वेंस लिखते हैं तो आइदर हम लोग 5' to 3' साइड लिख सकते हैं या तो 3' to 5' साइड लिख सकते हैं। और ये लिखा हुआ रहना जरूरी है, जब आप लोग बेस सीक्वेंस लिख रहे हो ना तो वहां पर आइडेंटिफाई करना जरूरी है, रिप्रेजेंट करना जरूरी है, शो करना जरूरी है कि आप लोग 5' to 3' साइड लिखे हो या फिर 3' to 5' साइड लिखे हो। अदरवाइज कंफ्यूजन होगा ना, सिर्फ इतना लिखा हुआ रहता तो आप लोग कैसे जानते हैं कि इस साइड से इस साइड बेस सीक्वेंस है या फिर इस साइड तो इस साइड बेस सीक्वेंस है। तो इस परेशानी से बचने के लिए IUPAC जो एक नियम प्रोड्यूस कर दिया, नियम बना दिया, और वो नियम ये है कि जब भी हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में, चाहे वो DNA हो या फिर RNA हो, वहां पर हम लोग बेस सीक्वेंस जब लिख रहे होते हैं तो वो हमेशा 5' to 3' साइड लिखते हैं। यानी कि अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है 5' to 3', सीधा लिखा हुआ है साइटोसाइन, साइटोसाइन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, 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 एडेनिन, साइटोसाइन, ये अगर कोई बेस सीक्वेंस आप लोगों को दिया हुआ है और आगे पीछे कुछ नहीं है तो आप लोगों को सोच लेना है कि ये हमेशा 5' to 3' साइड दिया हुआ रहता है। जैसा कि आप लोगों को अगर याद हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर भी जब हम लोग अल्फा एमिनो एसिड को कंडेंस करते थे तो वहां पर हम लोगों को दो टर्मिनल मिलता था, एक एन टर्मिनल और दूसरा जो होता था दैट वन इज सी टर्मिनल। हम लोग कन्वेंशनली नियम था एन टर्मिनल को लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे और सी टर्मिनल को राइट हैंड साइड लिखते थे, और जो अल्फा एमिनो एसिड का सीक्वेंस हम लोग लिखते थे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में वो हमेशा एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल साइड लिखते थे। जस्ट वही चीज यहां पर भी है कि बेस का जो सीक्वेंस आप लोग लिखोगे जो कि आइडेंटिटी होता है क्या चीज का, न्यूक्लिक एसिड का, वो हमेशा 5' to 3' साइड लिखना चाहिए। अब बच्चों इतनी बातों को हम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, हेडिंग में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड लिखने के बाद आप लोग नीचे लिखते चले जाओ, जस्ट एज in case of primary structure of protein, just as in case of primary structure of protein, there is a definite sequence of alpha amino acid, there is a definite sequence of alpha amino acid, line change करके similarly in primary structure of nucleic acid, similarly in primary structure of nucleic acid there is a definite sequence of nucleotides, there is a definite sequence of nucleotide with a particular base, with a particular base। वहां पर आप लोग ये वाला फिगर न्यूक्लियोटाइड का फिगर वहां पर लिख लेना, और यहां पर बेस जो है वो लिख लेना हेयर। यहाँ पर इस तरह से ये फिगर लिखने के बाद ये एरो दे देना, यहाँ पर बेस के जगह लिखना इन केस ऑफ DNA, यहां पर नीचे दो डॉट लिखवाएंगे, एक डॉट दो डॉट, पहले डॉट में लिखना इन केस ऑफ DNA here the bases may be ऐसे थाइमिन, एडेनिन, साइटोसाइन एंड गुआनिन, और दूसरा डॉट में लिखना इन केस ऑफ RNA here the bases may be यूरासिल, एडेनिन, साइटोसाइन एंड गुआनिन, इनमें से कुछ हो सकता है। याद होगा थाइमिन जो है वो RNA में नहीं रहता था और यूरासिल जो है वो DNA में नहीं होता था। इतना लिखने के बाद लिखो आप लोग इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड each of the nucleotides are condensed together, each of the nucleotides are condensed together at 5' and 3' carbon atoms, 5' and 3' carbon atoms of 5 carbon sugar present in that particular nucleotide, Next point, at the 5' and 3' carbon of sugar, at the 5' and 3' carbon of sugar, the phosphate group condense so that in primary structure of nucleic acid, backbone of sugar and phosphate group is formed, through phosphodiester linkages, and in this polymeric chain
different kind of bases are present at 1 dash carbon. Different kind of bases are present at 1 dash carbon of each sugar unit. 1 dash carbon of each sugar unit to give a definite sequence of bases. In the primary structure of that particular nucleic acid. To give it a definite identity. ओके तो यहां पर जो ये बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाला जो बॉन्ड है जो कि सुगर और बेस के बीच बनता था, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड या लिंकेज। ओके इसे हम लोग एन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड या फिर लिंकेज बोलते हैं। इतना यहां से यहां रिप्रेजेंट करो आप लोग, ये पूरा फिगर आप लोग लिखो और उसके बाद लिखना the sequence of bases in the primary structure of nucleic acid. The sequence of bases in the primary structure of nucleic acid is conventionally written from 5 dash to 3 dash side. From 5 dash to 3 dash side, यानी कि यहां पर जब आप लोग ये फिगर ड्रॉ करोगे तो इधर है क्या? 5 डैश, इधर से आ रहे शुगर को आप लोग देखो, इधर से आओगे 5 डैश और इधर 3 डैश, तो 5 डैश से 3 डैश साइड आप लोग लिखोगे सीक्वेंस ऑफ बेस इज रिटन। ठीक है ना? तो सीक्वेंस ऑफ बेस किस साइड से किस साइड लिखते हैं? 5 डैश टू 3 डैश साइड। और वहां पर ये दोनों लिखना, तो ये और यहां पर इस फिगर के सामने आप लोग लिख दोगे कन्वेंशनली करेक्ट, और इस फिगर के सामने आप लोग लिखोगे कन्वेंशनली इनकरेक्ट। ओके कन्वेंशनली इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है सीक्वेंस बिगड़ा हुआ, नियमतः 5 डैश टू 3 डैश साइड लिखते हैं और ये 3 डैश टू 5 डैश साइड। यही था बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए में भी ऐसा होता है, आरएनए में भी ऐसा होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से एक दूसरे को डिस्टिंग्विश कैसे करता है? तो ड्यू टू डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ बेसेस प्रेजेंट ऑन बैकबोन या फिर चेन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड सुगर यूनिट। ओके अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसे कि हम लोग नाम दे देते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके स्टूडेंट, बच्चों अब हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड को देख रहे हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से क्या मतलब जाता है यहाँ पर? जैसा कि प्रोटीन के केस में हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, यहां पर भी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन विच डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ बेसेस आर प्रेजेंट। अब यहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और वहां पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? वहां जो प्रोटीन का हम लोगों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा था और जाना था, वो फाइनल स्ट्रक्चर नहीं होता था प्रोटीन का, लेकिन यहां जो हम लोग न्यूक्लिक एसिड के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ये एक्चुअली फाइनल स्ट्रक्चर है क्या चीज का? न्यूक्लिक एसिड का। ओके ये मैंने डीएनए के लिए बनाकर रखा है, आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ अलग सा होता है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड दो जो होता है, क्या क्या बच्चों? डीएनए और आरएनए दोनों का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं? डीएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर सबसे पहले जाना गया था एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा 1953 में। ओके एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा 1953 में डिस्कवर करा गया था डीएनए का ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। किसके द्वारा? तो आप लोग लिखोगे डी वाटसन। ओके एंड फ्रांसिस एच.सी. क्रिक। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे जानकारी के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये 1953 में इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू डिस्कवर करा गया था, जिसको कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसकी बारीकियों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। आपको देख के भी लग रहा होगा 2 स्पाइरल है, एक
और 2। और ये डबल हेलिक्स क्या चीज का है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड का चेन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था ना कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में कंडेंस होता है, कौन से बॉन्ड से बताओ, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और ये सब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जो अटैच होता है वहां पर रहता क्या था, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप सुगर, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप सुगर, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप सुगर, यानी कि हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फोरिक एसिड और एक सुगर, और हर एक सुगर पर कोई ना कोई बेस मौजूद होता था, और उसी बेस का एक डेफिनेट सीक्वेंस जो होता था वही प्राइमरी स्ट्रक्चर होता था। प्राइमरी स्ट्रक्चर को लिखने का भी तरीका हम लोगों ने जाना था, 5' to 3' भी हो सकता है, 3' to 5' भी हो सकता है। कन्वेंशनली बच्चों हम लोग किस तरफ से लिखते हैं, 5' to 3' साइड के तरफ से। ओके, तो यही जो न्यूक्लियोटाइड का चेन है कंडेंसेशन पॉलीमर, वही यहां पर 2 चेन दिख रहा है। कितने चेन से बताओ, 2 चेन, और दोनों चेन आपस में एक दूसरे पर ऑन टुगेदर। तो इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ओके, ये कैसा स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब यहां पर छोटी छोटी बातों को समझते हैं। तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है, इसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज मौजूद होगा, किसके किसके बीच, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक ग्रुप और सल्फर सुगर, फॉस्फोरिक ग्रुप सुगर। यहां जो PS हम लोग लिख रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड का चेन है। न्यूक्लियोटाइड के चेन का बैकबोन जो होता था उसमें क्या रहता था, 5 कार्बन सुगर और फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप। तो 2 मिनट लेकर हम यहां पर फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप और सुगर लिख दे रहे हैं इस तरह से, PS PS PS, इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं कि पहले क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, उसके बाद क्या होगा बच्चों, सुगर। इसी तरह से यहां पर भी एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, फिर सुगर, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप सुगर, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप सुगर। तो इस तरह से ये दूसरा बैकबोन हम लोग लिख रहे हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड के चेन का, या फिर इसे हम लोग दूसरा प्राइमरी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर जो ये 2 स्ट्रैंड है, तो इस दोनों स्ट्रैंड को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 5' to 3'। तो सबसे पहली बात तो हम आप लोगों को बता दें कि ये दोनों हेलिक्स जो होता है दैट इज राइट हैंडेड, यानी कि ये दोनों का दोनों हेलिक्स जो है ये कैसा होता है बच्चों, राइट हैंडेड। राइट हैंडेड के बारे में हम लोगों ने प्रोटीन के केस में भी देखा था। राइट हैंडेड क्या होता है, दाहिने हाथ को ऐसे हम लोग मोड़ें तो ये अंगुली का जो घुमाव का डायरेक्शन है ये इस हेलिक्स के घुमाव का डायरेक्शन है, यानी कि इस तरफ से घूमेगा, और ये अंगूठा बताता है कि इस तरफ से घुमाने के बाद हेलिक्स ऊपर की ओर जाते चला जाएगा, मतलब ऐसा है ये राइट हैंडेड कहने का मतलब। ओके, इस तरह से ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऊपर की तरफ जाते जाएगा। तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स है। कौन सा, ये वाला कि ये वाला, दोनों का दोनों राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात को जानते हैं कि यहां पर जो हेलिक्स है ये दोनों एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, एंटी पैरेलल कहने का मतलब है एक अगर 5' to 3' वाला होगा तो दूसरा जो होगा वो 3' to 5' होगा। 3' to 5' कहने का मतलब समझ में आया आप लोगों को कि न्यूक्लियोटाइड के चेन को जो हम रिप्रेजेंट करते थे 5' to 3' साइड या फिर 3' to 5' साइड, तो यहां पर जो चेन का कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब एक अगर 5' साइड टू 3' साइड होगा तो दूसरा वाला 3' साइड टू 5' साइड होगा। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर समझो, अभी तो हम लोग फॉस्फोरिक एसिड और सुगर को ही रिप्रेजेंट किए है ना इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में। इस बेसिस को तो इन यहां पर हर एक सुगर पर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ बेस भी मौजूद रहता है। कितना तरह का बेस रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो डीएनए में यूरासिल को छोड़ के बाकी 4 तरह का बेस होता है, किसी डेफिनेट सीक्वेंस में होता होगा। हम लोग मान लेते हैं यहां पर इस वाले स्ट्रैंड में 5' to 3' साइड वाले स्ट्रैंड में आपका बेस का सीक्वेंस कुछ इस तरह से है। इस वाले सुगर पे एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर साइटोसाइन है, यहाँ ग्वेनिन है, यहाँ साइटोसाइन है, यहाँ भी साइटोसाइन है, यहाँ ग्वेनिन है, यहाँ साइटोसाइन है, यहाँ पर ग्वेनिन है, यहाँ साइटोसाइन ग्वेनिन साइटोसाइन ग्वेनिन थाइमिन एडेनिन, इस तरह से एडेनिन थाइमिन ऐसा है। क्लियर है। यहां पर आप लोग गौर किए कि ये जो बेस है, ये बेस इस हेलिक्स का जो सिलेंडर बनेगा ना, ये डबल हेलिक्स जो है ये आपस में इस तरह से घुमावदार होने के बाद एक सिलेंडर का कॉन्फ़िगरेशन देता है। तो उस सिलेंडर में अंदरूनी साइड में अंदर की तरफ जो होगा वो क्या मौजूद होगा, बेस,
और बाहर की तरफ जो होगा बैकबोन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज रहेगा, यानी कि ये फॉस्फोरिक एसिड और शुगर के जुड़ने से जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है वो पूरा बैकबोन एक तैयार हुआ, वो बैकबोन इस सिलेंडर में बाहर की तरफ रहेगा। और हर एक पर जो बेस सब लटका हुआ है ना, हर एक शुगर पर, वो बेस सब किस साइड होगा बच्चों, अंदर की तरफ, इस सिलेंडर में अंदर की तरफ, इस वाले चेन में भी, इस वाले चेन में भी। लेकिन यहां पर ये वाले चेन में जो बेस है और इस वाले चेन में जो बेस है, वो दोनों बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर मौजूद रहता है, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और डीएनए मॉलिक्यूल के। लेकिन यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफिक होता है। बहुत ज्यादा करने का मतलब हाईली स्पेसिफिक होता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं कि यहां पर सल्फर फॉस्फोरस बैकबोन, सुगर फॉस्फोरिक एसिड बैकबोन इज प्रेजेंट आउटसाइड, कि ये बाहर की तरफ रहता है, while bases are present inside the cylinder of, inside the helix, मतलब हेलिक्स के अंदर की तरफ होता है। ओके, अब यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन bases of two strands are highly specific, ये जो बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इस स्टैंड पर बेस का सीक्वेंस हमने अपने मन ही लिख दिया, कुछ डेफिनेट सीक्वेंस है, लेकिन दूसरे स्टैंड पर जो बेस का सीक्वेंस होगा वो हम लोग जो मन सो नहीं लिख सकते हैं, वो कुछ फिक्स होता है, क्योंकि बेस सीक्वेंस जो यहां पर बनेगा बच्चों वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। अब क्या स्पेसिफिसिटी होता है, तो वही कुछ हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि थायमीन जो रहेगा पहले वाले स्ट्रैंड में, वो डेफिनेटली किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो वो एडेनिन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। साइटोसाइन जो होता है वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ग्वानिन के साथ, और ग्वानिन जो है वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, साइटोसाइन के साथ। ऐसा नहीं हो सकता है कि साइटोसाइन एडेनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, ग्वानिन थायमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जेटिकली लेस फेवरेबल होता है, एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल और मोर स्टेबिलिटी देने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच रहता है, थायमीन और एडेनिन के बीच, साइटोसाइन और ग्वानिन के बीच। और भी जानो कि थायमीन और एडेनिन के बीच जाकर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मतलब ईच पेयर के बीच 2H bonds are present। ओके, और यहां पर साइटोसाइन और ग्वानिन के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद रहता है, 3 बॉन्ड। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए तो कि थायमीन और एडेनिन के बीच जो बंधन बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो ज्यादा मजबूत होता है कि साइटोसाइन और ग्वानिन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड का बंधन बनता है वो ज्यादा मजबूत होता है। तो आप लोग जवाब दोगे साइटोसाइन ग्वानिन। क्यों? क्योंकि वहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब वाजिब है, चूंकि यहाँ पर बेस सीक्वेंस जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर का हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो दूसरे प्राइमरी स्ट्रक्चर पर का बेस सीक्वेंस क्या होगा वो यहां पर लिखते जाते हैं। एडेनिन के सामने पक्का थायमीन होगा, थायमीन के सामने 100% क्या होगा, एडेनिन। साइटोसाइन के सामने क्या होगा, ग्वानिन। ग्वानिन के सामने क्या होगा, साइटोसाइन। साइटोसाइन के सामने ग्वानिन। साइटोसाइन के सामने ग्वानिन। यहाँ ग्वानिन के सामने साइटोसाइन, यहाँ पर साइटोसाइन के सामने ग्वानिन, ये ग्वानिन के सामने साइटोसाइन, यहाँ साइटोसाइन के सामने ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन के सामने साइटोसाइन, यहाँ साइटोसाइन के सामने ग्वानिन, यहाँ पर ग्वानिन के सामने साइटोसाइन, यहाँ पर थायमीन के सामने एडेनिन, ये एडेनिन के सामने थायमीन, ये एडेनिन के सामने थायमीन, यहाँ थायमीन के सामने एडेनिन। अब जब ये सामने हमने रिप्रेजेंट कर ही दिया, तो अब इन दोनों बेसेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखो तो एडेनिन और थायमीन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, थायमीन और एडेनिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसाइन ग्वानिन के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 3, ग्वानिन साइटोसाइन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने के बाद इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। बताओ तो साइटोसाइन और ग्वानिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 3, जिस वजह से ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है किसके रेस्पेक्ट में, थायमीन और एडेनिन के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है
न्यूक्लिक एसिड के दो स्ट्रैंड के बीच, और वही हाइड्रोजन बॉन्ड इस न्यूक्लिक एसिड को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। यहां पर कुछ कुछ छोटे बातों को हम लोग देखें तो यहां जो ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड बना, इस स्ट्रैंड के डायमीटर की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 2 नैनोमीटर के आसपास होता है। अलग अलग डीएनए केस में थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो जाता है, लेकिन मोटा मोटी यहाँ पर ये जो डायमीटर होता है इस न्यूक्लिक एसिड के इस डीएनए मॉलिक्यूल के सिलिंड्रिकल पार्ट को अगर आप लोग देखो तो यहां से यहां तक की दूरी जो है ये लगभग कितना होता है, 2 नैनोमीटर। और एक टर्न आप लोग सोचो कहां से कहां हुआ, जैसे यहां से ऐसे घुमा तो राइट हैंडेड है, तो ऐसे घूम के ऊपर की तरफ आया, तो यहां से ऐसे घुमा तो आधा ही हुआ, पूरा आने में यहां तक। आप लोग गौर से देखो, एक कंप्लीट सर्किल यहां तक हुआ, यानी कि इस जगह से इस जगह तक ये लगभग 3.4 नैनोमीटर होता है। यानी कि एक कंप्लीट सर्किल में जब घूमता है डीएनए मॉलिक्यूल तो ये लगभग 3.4 नैनोमीटर के आसपास होता है। ये बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो, या फिर ये बोल दो। और एक कंप्लीट टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड रहते हैं? अबाउट 10 न्यूक्लियोटाइड्स। कितने न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं बच्चों? लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स के एक प्राइमरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंडेंस रहे होंगे ना, तो कितने न्यूक्लियोटाइड रहते हैं एक कंप्लीट टर्न में? लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड। तो इन चीजों को हम लोगों को याद रखना होता है। अब अगर इस डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग गर्म करेंगे, अगर इस डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इन सारे बेसेस के बीच, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, जिस वजह से ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो 2 स्ट्रैंड था, इसे स्ट्रैंड हम लोग नाम दे रहे हैं इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को, तो 2 स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से अलग होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग नाम दे देते हैं बच्चों, क्या चीज? मेल्टिंग। क्या होता है मेल्टिंग? आप लोगों से पूछा जाए तो जवाब दे दोगे ना। मेल्टिंग होता है कि जब हम लोग किसी डीएनए मॉलिक्यूल को गर्म करते हैं तो किसी सर्टेन टेम्परेचर पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेसेस टूटता है, और टूटने के बाद ये डबल हेलिक्स आपस में एक दूसरे से अलग होता है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? मेल्टिंग। जिस मिनिमम टेम्परेचर पर ऐसा होगा, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और दोनों हेलिक्स का स्ट्रैंड एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाएगा, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोल रहे हैं, ये मेल्टिंग टेम्परेचर है। मेल्टिंग पॉइंट कुछ अलग चीज हो गया। मेल्टिंग टेम्परेचर करने का मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर 2 स्ट्रैंड जो डीएनए मॉलिक्यूल का होगा वो पूरी तरह से अलग हो जाए, तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर। लेकिन मेल्टिंग टेम्परेचर पर जब ये मेल्टिंग का प्रक्रिया पूरा हो जाता है तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या न्यूक्लिक एसिड के प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आती है क्या? तो आप लोग जवाब दोगे नहीं। प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रैंड पर बेस का सीक्वेंस वही रहेगा जो कि पहले था। प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। ओके स्टूडेंट, इस वजह से जब इस दोनों स्ट्रैंड जो कि अलग अलग हो चुका है उसे ठंडा होने देंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे धीरे, ये चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था, एक पर बेस का जो सीक्वेंस होगा दूसरे पर बेस का सीक्वेंस हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो आपस में ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जाएगा और फिर से ये डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग नाम दे देते हैं एनेलिंग, ANNAELING। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों से पूछा जाए कि यहां पर अगर आप लोगों को एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस दिया हुआ है तो पूछा जाए दूसरे स्ट्रैंड पर का बेस सीक्वेंस निकाल कर दिखाओ, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरे स्ट्रैंड पर का बेस सीक्वेंस हमेशा एक स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो बताओ कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरह से ATGGCATTTCA5', ये क्या दर्शा रहा है? ये है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रैंड में जो हम लोगों ने बेस का सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया है वो 3' साइड से 5' साइड की तरफ है। तो बताओ तो दूसरे स्ट्रैंड पर का बेस सीक्वेंस डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होगा? हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरे स्ट्रैंड का जो बेस सीक्वेंस होगा वो 3' to 5' होगा कि 5' to 3' होगा? वो 5' to 3' साइड होगा। क्यों? क्योंकि वो एंटी पैरेलल होता है। तो बताओ तो एडेनिन के सामने क्या होगा बच्चों? थायमिन। थायमिन के सामने एडेनिन। यहां से देखकर हम लोग
लोग बोल सकते हैं। साइटोसाइन के सामने ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसाइन, ग्वानिन के सामने साइटोसाइन, साइटोसाइन के सामने ग्वानिन, एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसाइन, थाइमिन के सामने एडेनिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, साइटोसाइन के सामने ग्वानिन, एडेनिन के सामने थाइमिन। तो ये दूसरे स्टैंड का, एक स्टैंड का बेस सीक्वेंस है तो दूसरे स्टैंड का बेस सीक्वेंस हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अब जो है एक साइंटिस्ट था ई चिरगॉफ, अजीब सा नाम है ये, क्या नाम है बच्चों इसका, ECHARGAFF, ठीक है। तो ये जो एक साइंटिस्ट था ये डिस्कवर किया बाद में डीएनए के बेस सीक्वेंस के बीच कुछ रिलेशनशिप होता है, यानी कि वो स्ट्रक्चर को जानने के पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि 1953 के पहले की ही बात कर रहे हैं कि वहां पर ई चिरगॉफ बताया था कि कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल में जो अलग अलग बेस होते हैं, वाजिब है डीएनए मॉलिक्यूल क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, तो वाजिब है जब डीएनए मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करेंगे तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा और जितना भी बेस इसमें होगा वही सारा बेस हम लोगों को ऑब्टेन होगा। तो कौन सा बेस वगैरह ऑब्टेन होगा, तो यूरासिल को छोड़ के सारा बेस ऑब्टेन होगा। तो यूरासिल को छोड़ के हम लोगों को मिलेगा एडेनिन, थाइमिन, साइटोसाइन, ग्वानिन, तब जब हम लोग इस डीएनए मॉलिक्यूल को पूरी तरह से हाइड्रोलाइज कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो जब इसे हम लोग पूरी तरह से हाइड्रोलाइज कर दिए तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसाइन और ग्वानिन। अब जब हम लोगों को चार अलग अलग तरह का बेस मिलता है किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करने के बाद, तो चिरगॉफ जो है वहां पर दो तीन बातों को ऑब्जर्व करा। सबसे पहले बात तो ये कि यहाँ पर जो अलग अलग बेस का जो परसेंटेज अमाउंट होता है या रिलेटिव कंपोजिशन होता है अलग अलग स्पीशीज के डीएनए के केस में अलग अलग होता है। यानी कि चींटी का डीएनए मॉलिक्यूल लें तो वहां थाइमिन, एडेनिन, साइटोसाइन, ग्वानिन का जो कंपोजिशन होगा वो आदमी के डीएनए के मॉलिक्यूल के कंपोजिशन से बिल्कुल अलग होगा, यानी कि ये वैरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। ओके, लेकिन कोई भी स्पीशीज हो वहां पर एडेनिन और प्लस ग्वानिन यानी कि प्यूराइन और पिरिमाइडिन, यानी कि क्या होता है बताओ, थाइमिन प्लस साइटोसाइन का रेशियो जो होगा वो हमेशा 1 होगा। यानी कि एडेनिन जितना आएगा, प्यूराइन क्या क्या हुआ, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमाइडिन क्या हुआ, थाइमिन और साइटोसाइन। तो जितना भी प्यूराइन डेरिवेटिव का बेस रहेगा और जितना भी पिरिमाइडिन डेरिवेटिव का बेस रहेगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर रहेगा, कोई भी स्पीशीज का डीएनए मॉलिक्यूल हम लोग लें तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि थाइमिन जितना होगा ये यहाँ पर एडेनिन भी उतना ही होगा, साइटोसाइन जितना होगा ग्वानिन भी उतना ही होगा, क्योंकि ये तो हम लोगों ने यहां से भी देखा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पर बेस का मात्रा अलग अलग प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो वाजिब है इस पूरे डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना साइटोसाइन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। और जब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो थाइमिन प्लस साइटोसाइन शुड बी इक्वल्स टू एडेनिन प्लस ग्वानिन। और चौथा महत्वपूर्ण बात ये बताया था ये चिरगॉफ कि अलग अलग स्पीशीज के केस में एडेनिन प्लस थाइमिन, ध्यान से देखना यहां पर एडेनिन प्लस ग्वानिन था, यहां एडेनिन प्लस थाइमिन डिवाइडेड बाय थाइमिन, साइटोसाइन प्लस ग्वानिन का जो रेशियो होता है ये फिक्स होता है। ये रेशियो जो होता है अलग अलग स्पीशीज के लिए फिक्स होता है। जैसे चींटी का डीएनए मॉलिक्यूल अगर होगा तो वहां पर थाइमिन और एडेनिन का जो मात्रा होगा डिवाइडेड बाय साइटोसाइन और ग्वानिन का जो मात्रा होगा ये फिक्स होगा। ह्यूमन बॉडी के लिए ये वैल्यू जो होता है वो 1.52 पाया जाता है, इकोलाई के लिए 0.93 पाया जाता है, यानी कि स्पीशीज टू स्पीशीज में अलग होगा। यानी कि अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं और आप भी ह्यूमन बीइंग हो तो ये क्लियर है कि यहां पर बेस सीक्वेंस मेरे डीएनए का और आपके डीएनए का अलग होगा, लेकिन हमारे या आपके डीएनए मॉलिक्यूल को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो वहां थाइमिन और एडेनिन का मात्रा डिवाइडेड बाय साइटोसाइन और ग्वानिन का मात्रा वो डेफिनेटली 1.52 के आसपास होगा। दूसरे स्पीशीज में अगर हम लोग मान ले कोई हॉर्स का डीएनए मॉलिक्यूल है, कोई और स्पीशीज है जैसे मच्छर का डीएनए मॉलिक्यूल है, हम लोग मान लेते हैं अंडा में कोई या मुर्गी वगैरह का कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, तो अलग अलग केस में
ये थायमिन प्लस एडेनिन बटे साइटोसाइन प्लस ग्वानिन का रेशियो जो होगा वो अलग अलग पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। ये तो बिल्कुल आसान सा चीज है। जैसे फिंगरप्रिंट से क्या सेंस जाता है, फिंगरप्रिंट से सेंस जाता है कि ये कोई भी पर्सन का आइडेंटिटी होता है। उसी तरह किसी भी पर्सन के आइडेंटिटी को हम लोग बेस सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, मतलब अलग अलग व्यक्ति के केस में यहां पर जो बेस का सीक्वेंस होगा, यानी कि मेरे डीएनए मॉलिक्यूल के किसी पर्टिकुलर स्ट्रैंड में जो बेस का सीक्वेंस होगा वो आपके डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रैंड में डीएनए के सीक्वेंस से बिल्कुल अलग होगा। दो व्यक्ति का बिल्कुल सेम कभी आ ही नहीं सकता है। तो इस वजह से अलग अलग व्यक्ति में डीएनए मॉलिक्यूल में जो स्ट्रैंड के यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो बेस का सीक्वेंस होता है वो पर्टिकुलरली आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम लोग क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में, आप लोग मूवीज वगैरह में देखते होंगे, डीएनए मैच करा लेते हैं। जैसे कि मान लो आप लोग कहीं से एक अंडा चुरा के भाग गए, तो कैसे जानेंगे कि आप ही ने चुराया? तो वहां पर अगर आप लोग का कोई बाल का टुकड़ा गिर गया तो उसी बाल के डीएनए मॉलिक्यूल को आपके शरीर के किसी और हिस्से के डीएनए मॉलिक्यूल में बेस सीक्वेंस से मैच कराएंगे। अगर मैच कर गया तो आप ही ने अंडा चुराया होगा, अदरवाइज नहीं चुराया होगा। या फिर क्या हो सकता है, पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन की, मतलब माता पिता से रिलेट करने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि होता है ना कि कभी कभी जिंदगी से हरास हो गए, अचानक से कोर्ट में जाके दावा ठोक दिए कि भैया मैं तो उसी फैमिली से हूँ, रिलायंस धीरू भाई अंबानी का एक बच्चा मैं भी हूँ। तो भैया वहां पर तो हिस्सेदारी हो जाएगा ना मुकेश अंबानी का। तो ऐसा कोई भी दवा ठोक देगा। तो वहां पर कैसे बचाव किया जाता है कि वही डीएनए मॉलिक्यूल मैच किया तो यहाँ पर आप लोगों को हिस्सेदारी मिल जाएगा करोड़ों अरबों का। अगर नहीं मैच किया, जो कि नहीं मैच करना है, तो बिल्कुल भी हिस्सेदारी मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मल्टीलिएटेड डेड वगैरह जो होता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पर सीरिया वगैरह में कई सारे लोगों को एक साथ मार के गाड़ दिया गया। तो एक साथ मार के गाड़ दिया, उसमें बहुत सारे इंडियंस थे और पता चला कि 30 इंडियन थे, 30 लाश है। अब कौन सा लाश किसके पेरेंट को सुपुर्द किया जाए, तो वहां पर भी डीएनए का बहुत ज्यादा योगदान होता है। क्योंकि लाश इस तरह से छत विक्षत होता है कि देखकर तो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, तो उसके डीएनए सैंपल के द्वारा हम लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं। और ऐसा कई सारा इस्तेमाल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये तो बातें थी बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब हम लोगों को क्या देखना है, आरएनए मॉलिक्यूल का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आरएनए मॉलिक्यूल के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ विशेष बात नहीं होता है। हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर तो देखें कि स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंडेंस होकर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें कि क्या चीज मौजूद होता है, हर एक शुगर पर बेस मौजूद रहता है। और बेस में अंतर क्या रहता है डीएनए और आरएनए में, कि डीएनए में यूरासिल नहीं हो सकता है और आरएनए में थायमिन के जगह पर क्या चीज मौजूद होता है, यूरासिल होता है। तो यहां पर डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था। बस इमेजिन कर लो यहां पर सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर अगर रहे तो वही आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। यानी कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो बस इस तरह से घुमावदार स्थिति में रहे कि एक स्ट्रैंड, मतलब एक ही स्ट्रैंड इस तरह से घूमता हुआ रहे। और वो भी राइट हैंडेड होता है, वो भी राइट हैंडेड होता है। उसका भी बैकबोन जो होता है फॉस्फोरिक एसिड और शुगर का बना होता है। बेस जितने भी होते हैं वो बेस अंदर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होने से बेस के सीक्वेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट्री जैसा बात होता है क्या? नहीं, क्योंकि डीएनए में जितना साइटोसाइन होगा डेफिनेटली ग्वानिन भी उतना ही होगा। लेकिन यहां पर आरएनए मॉलिक्यूल में कोई जरूरी नहीं है कि जितना थायमिन हो उतना ही एडेनिन हो, जितना साइटोसाइन है उतना ही ग्वानिन हो। यानी कि यहाँ बेस के मात्रा में कोई रिलेटिव कंपोजिशन जैसा बात नहीं होता। यानी कि थायमिन बराबर एडेनिन, साइटोसाइन बराबर ग्वानिन जैसा कुछ नहीं होता है। आरएनए का भी बहुत सारा रोल होता है। जैसे डीएनए का रोल जो हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से, आगे हम लोग चैप्टर में अगले लेक्चर में वही देखेंगे। सेल रिप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए का बहुत ज्यादा रोल है। तो वहां पर आरएनए का भी प्रोटीन सिंथेसिस में रोल होता है और कई अलग अलग तरह के आरएनए अलग अलग तरह से अपना रोल निभाते हैं। आरएनए का जो अलग अलग वेराइटीज होता है उसे हम लोग नाम देते हैं मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए,
ट्रांसफर आरएनए वगैरह वगैरह, ऐसे कई तरह का आरएनए होता है और उन्हीं आरएनए के फंक्शंस को हम लोगों को चैप्टर में आगे जाकर पढ़ना है। अब जो भी बातें मैंने यहाँ पर आप लोगों को सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताई, उन सारे बातों को कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग देके लिखो। नोट डाउन करने में एक बेनिफिट होता है बच्चों, इस बात को आप लोग गौर करते होंगे। जितना भी बात हम लोगों ने यहाँ पर सुना, क्लियर है, समझ गए, लेकिन अभी के अभी मेरे बोलने के साथ अगर इसे आप लोग नोट डाउन भी करते हो तो वो एकदम क्लियरिफाई होता है, क्रिस्टल क्लियर भी होता है और याद भी होते चले जाता है। इस वजह से इन चीजों को जल्दी से अभी के अभी ही नोट डाउन करते चले जाना उचित है। ओके, तो आप लोग लिखो हेडिंग देके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज डन बाय diffraction studies done by D. Watson and Francis S.C. Crick in 1953, the double helix structure of DNA was proposed. The double helix structure of DNA was proposed, which is secondary structure of DNA molecule, okay, इसी में पॉइंट कर करके लिखते जाना। In this secondary structure of DNA molecule, ब्रैकेट में लिख लेना final structure of DNA. In this secondary structure of DNA molecule, ब्रैकेट में लिखना final structure of DNA, ब्रैकेट बंद करो। The two helix are actually primary structure, that is the two polymeric linear chain of nucleotides, with definite base sequence wound around each other to give double helix structure, full stop। इसी पॉइंट में लाइन चेंज करके लिखना, the two helix which are wound around are right-handed, that is due to spatial configuration, spatial configuration of the optically sugar present in the linear chain of nucleotides, okay। Next one, the two strands of nucleotides are anti-parallel to each other, that is if one strand is from 5' to 3' side, then the other strand must be from 3' to 5' side, okay। उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट देखे, here the sugar phosphoric acid backbone, in which the nucleotides are attached with phosphodiester linkage, are present outside this cylinder formed by double helix structure, while all the bases present on the sugar of each nucleotide are present inside the helix, Next one देखे लिखना, this sequence of bases on the two strands
the sequence of bases on the two strands STRA and DS are complementary to each other. The sequence of bases on the two strands are complementary to each other due to formation of hydrogen bond, between the bases of two strands, which is highly specific. नीचे यहीं पर बेबी डॉट करके लिखना, पहले बेबी डॉट में लिख लो adenine can form hydrogen bond, with thymine only and vice versa, वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना 2H bonds और वहां पर 3 लाइन पेज छोड़ देना, पेज में 3 से 4 लाइन छोड़ देना, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर भी ये जगह खाली होने के बाद मैं लिखूंगा, तो वो स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर जो 3 लाइन छोड़े हो ना वहां पर ये ऐड कर देना, थायमीन और एडेनिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ जुड़ता है। और उसी के बाद दूसरा बेबी डॉट करके लिखो बिटवीन साइटोसाइन एंड guanine and vice versa, bracket is not 3 hydrogen bonds are formed between them। और उतना लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर भी 3 से 4 लाइन छोड़ देना है इसके भी स्ट्रक्चर को लिखने के लिए। ओके स्टूडेंट, यहीं पर लिखना so that if the base sequence of a particular strand of DNA molecule is given, then we can itself write the base sequence on another DNA molecule as यहाँ पर लिखना if the base sequence of any one strand of DNA molecule is, if the base sequence of any one of the strand of DNA molecule is, इतना लिख लो यहां से यहां तक, उसी के नीचे लिखना then the base sequence of the another strand of DNA molecule, is, यहां से यहां तक आप लोग ये पूरा का पूरा लिख लो। ओके, अब वहीं पर आप लोग लिखना ये वाला पूरा स्ट्रक्चर वहीं पर लिख लेना है, और उसी स्ट्रक्चर में लिख लेना कि ये जो सिलिंड्रिकल हेलिक्स बनेगा उसका डायमीटर लगभग 2 नैनोमीटर के आसपास रहता है, और वहीं पर ये लिख ही देता हूं, वहां पर ये स्ट्रक्चर लिख लो, और स्ट्रक्चर लिखने के बाद पॉइंट करके लिखना द डायमीटर of the double helix structure of DNA is about 2 nanometer. The diameter of the double helix structure of DNA molecule is about 2 nanometer, and the length of DNA molecule in a complete revolution, to form a complete circle in helix, is 3.4 nanometer, and also in a complete circle, there are 10 nucleotides are present, and in a complete circle there are about 10 nucleotides are present। about क्यों लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ओके, अब आप लोग लिखो पॉइंट चेंज करके when DNA molecule is heated strongly, then the hydrogen bond between the bases of two strands, are broken, and the two strands of DNA molecule unknown, unknown to get separated, which is called the process of melting। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, melting, which is called the process of melting, MELTING, melting। and लिख के लाइन चेंज कर लो the minimum temperature at which the two strands of DNA molecule completely unknown, unknown, is called melting temperature for that particular DNA molecule, नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो
यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखते जाओ आप लोग। इट इज ऑब्जर्व दैट अमॉन्ग द टू डीएनए सैंपल्स, इट इज ऑब्जर्व दैट अमॉन्ग द टू डीएनए सैंपल्स द रेशियो ऑफ thymine plus adenine to the cytosine plus guanine is 1.52, and the same ratio for other DNA molecule, and the same ratio for other DNA molecule is, and the same ratio for other DNA molecule is 0.93, 0.93, full stop। उसके लिए identify which DNA molecule have higher melting temperature, कि कौन से DNA molecule का melting temperature ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, और अगर नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना और मैं उसे वहां पर आंसर के रूप में आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ओके, अब आप लोग लिखो यहीं पर पॉइंट करके कि पॉइंट करके लिखना when such DNA molecule where the two strands are unknown, when such DNA molecule where the two strands are unknown are cooled down, then the H bond between the bases of two strands, then the H bond between the bases of two strands reestablish, and the two strands wound around, wound around to regain the shape of DNA molecule, to regain the shape of DNA molecule, bracket में double helix structure, ब्रैकेट बंद करो, which is called the process of annealing, ANNAELING, और इसे ही हम लोग बच्चों क्या नाम दे देते हैं, कौन सा प्रोसेस, एनेलिंग बोल देते हैं। ओके, तो यहां तक तो था डीएनए के बारे में। अब लिखो इट इज ऑब्जर्व्ड बाय ई चैरगॉफ, पॉइंट चेंज करके, इट इज ऑब्जर्व्ड बाय ई चैरगॉफ दैट देयर इज a definite relationship in between the relative percentage of different bases obtained after hydrolysis of DNA molecule in species to species, मतलब अलग अलग स्पीसीज के केस में अलग अलग रिलेशनशिप होता है। वो क्या, तो नीचे पॉइंट करके लिखते चले जाओ, इसी पॉइंट का बेबी डॉट करके लिखते चले जाओ। सैंपल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज have different composition of the four bases obtained, कौन सा बेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस। दूसरा पे भी डॉट करके आप लोग लिखो द रेशियो ऑफ एडेनिन प्लस ग्वानिन टू द साइटोसाइन प्लस थाइमीन is equals to 1 for DNA of each of the species, is 1 for DNA of each of the species। उसके बाद लिखो नीचे the mole percentage of thymine is equals to adenine and cytosine is equals to guanine, नेक्स्ट पॉइंट देके लिखना जो सबसे महत्वपूर्ण है, the ratio of T plus A by C plus Z, the ratio of T plus A by C plus Z for DNA molecule of different species is different, but for a particular species this ratio is constant, नीचे लिखना है। फॉर एग्जांपल T plus A by C plus Z is equals to 1.52 for DNA of human beings, is 1.52 for DNA of human beings, और वहीं पर नीचे लाइन चेंज कर लेना, T plus A by C plus Z is equals to 0.93 for DNA of E. coli, E कैपिटल ई उसके बाद कैपिटल COLI, E. coli। ओके, E. coli के लिए वो कितना होता है 0.93। इसी तरह से अलग अलग स्पेसीज के लिए अलग अलग होता होगा। अब आप लोग हेडिंग देके लिखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें लिखना द सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन ए पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल
serve as identity of that particular species as well as person, is serve as identity of that particular species as well as person, because this sequence is different, this sequence is fixed for a particular human being but different for different human being, that's why the base sequence on a particular strand of DNA molecule, is called DNA fingerprinting, which have various applications. As नीचे आप डॉट डॉट करके लिखना, बेबी डॉट कर करके, टू आइडेंटिफाई criminals in various cases. दूसरा बेबी डॉट करके लिखो, टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, वही किसके माता पिता वाला बात. तीसरा डॉट देके लिखो, टू डिटरमाइन आइडेंटिटी ऑफ मल्टीलेटेड डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट by comparing their DNA molecule, with their parents or children, और चौथा पे भी डॉट करके लिखो, to identify racial group to rewrite biological evolution. ओके, तो ये सारी बातें थी DNA मॉलिक्यूल को लेकर. अब आप लोग हेडिंग देके लिखना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA मॉलिक्यूल. ये सब क्या था? DNA मॉलिक्यूल का. तो इसमें लिखना, RNA मॉलिक्यूल एग्जिस्ट विथ single helix structure, that is in the right-handed helix, of RNA molecule is with single linear polymeric condensation, polymeric chain of nucleotides where phosphodiester linkage between sugar and phosphoric acid group serves as backbone and present outside while the bases present on each sugar unit are present inside the helix. Next point देख लिखना, since in the secondary structure of RNA molecule single strand of nucleotides are present, and there is no any H bond between the bases of two different strands is present. That's why there is no relationship in between the percentage composition of different bases ब्रैकेट में नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस ब्रैकेट बंद करके प्रेजेंट इन आरएनए मॉलिक्यूल. ओके, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जिस तरह से डीएनए में एडेनिन का मात्रा के आधार पर हम लोग निर्धारित कर सकते हैं कि थाइमिन कितना है, आरएनए में ऐसा निर्धारित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देके लिखना, RNA may be of various types like messenger RNA, ब्रैकेट में लिखना स्मॉल m डैश कैपिटल R कैपिटल N कैपिटल A, उसी के नीचे लिखना राइबोसोमल RNA या राइबोसोम RNA भी लिख सकते हो, तो स्मॉल r फिर डैश कैपिटल R कैपिटल N कैपिटल A और उसी के नीचे ट्रांसफर RNA और ब्रैकेट में tRNA. ओके, अब यहीं पर लिख लो कि DNA find wide application in cell replication and protein synthesis. Similarly, RNA also have wide application during protein synthesis. While RNA have also wide application during protein synthesis. तो ऑब्वियस सी बात है कि लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये वाला यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स को लेकर. प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी देखा. जहां तक मैंने कोशिश करी है इन चीजों को एक्सपेंडेटरी मोड में आप लोगों को समझाया है, आप लोग समझे भी होंगे अगर वीडियो को स्किप नहीं किए होगे और यहाँ तक पहुंचे होंगे. तो बच्चों थोड़ा सा मेरा काम करना आप लोग भूल जाते हो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने ज्यादा
से ज्यादा दोस्तों के बीच इसे शेयर करो और रिलेटिव्स को भी बोलो कि मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर दे। और अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर हमने लास्ट में लिखवाया आप लोगों को, सेल रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, जो कि फंक्शन होता है न्यूक्लिक एसिड का। ओके स्टूडेंट।